Okay, so should I start? This is I think lecture number 3 of this chapter. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कुल मिला के हम लोगों ने 6 डेरिवेशन ख़त्म किए। ये जो 6 डेरिवेशन आपने ख़त्म किए, ये 6 डेरिवेशन मिलके आपने जो भी कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, विल यू प्लीज कीप साइलेंस? आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। थैंक यू। क्लोज द डोर। तो हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा, जो भी कुछ फॉर्मूले पढ़े, मुझे वो फॉर्मूले बताओगे आप लोग। सबसे पहले फॉर्मूले इस चैप्टर में आपने किस चीज के पढ़े? बेटा उमेश, आपके लिए कुछ अलग न्यूज़ दी जाए? हाँ तो बताओ, सबसे पहले फॉर्मूले हम लोगों ने इस चैप्टर में कौन से पढ़े? यस प्लीज। E इज इक्वल टू, चलो जनरेटर ने दिया हुआ ईएमएफ बताओ। E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0? E0 का वैल्यू क्या है? किस चैप्टर में पढ़ा? है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के रखा है, NAB ओमेगा, राइट? या अगर आप चाहो तो ओमेगा की जगह पे भी वैल्यू लिख सकते हो, 2 इंटू पाई इंटू एफ। तो ये हो गया अपना सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने? यस बताओ, तो दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा? आई एवरेज का फॉर्मूला नहीं, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। वो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की केस है, तो उसको आप जनरलाइज करके नहीं लिख सकते। बोलो क्या पढ़ा आप लोगों ने उसके बाद फॉर्मूला? E एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू ई का मैक्सिमम वैल्यू। और एक फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू ई का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ई एवरेज के बाद मुझे आई एवरेज का भी फॉर्मूला बता दो। 0.637 इंटू आई का मैक्सिमम वैल्यू, या फिर बताऊं 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आई का मैक्सिमम वैल्यू। यही था ई एवरेज का फॉर्मूला। फिर इसके बाद फोर्थ अपन ने किसका फॉर्मूला पढ़ा? ERMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई। क्या फॉर्मूला था बच्चों ये? बोलो ना। ई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय √2, या फिर 1/√2 की वैल्यू निकालो, जल्दी से बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। 0.701 या ऐसा कुछ तो आता है, 0.707, ठीक है, इंटू E0। चलेगा बच्चों? यस, नाइस। फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? यस, ERMS के बाद IRMS भी पढ़ा ना बच्चों, वो भी तो बताओ। तो दैट इज I का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, या फिर IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई का मैक्सिमम वैल्यू। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? टोटल हीट कंज्यूम इन अ सर्किट स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों का फॉर्मूला बताओ? IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, बड़ा वाला टी, कैपिटल टी। हाँ, दिस इज एक्चुअली हीट कंजम्पशन इन 1 साइकिल ओनली। तो ये 1 साइकिल की बात करता है। इसके बाद किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? यस, तो ये इसके बाद जो फॉर्मूले पढ़े वो हमारे लिए थोड़े क्रूशियल है, तो मैं एक काम करता हूं, उनको यहां पे लिखता हूं एक साथ वापस, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं यहाँ पे। कौन से 3 पार्ट है, कौन मुझे बताएगा बच्चों? यस, नाइस। AC सर्किट इज कनेक्टेड टू अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। AC is connected to a pure inductive circuit and AC is connected to a pure capacitive circuit, correct?
ओके, अब फटाफट मुझे फॉर्मूले बताओगे आप लोग सबके, जो हमने कल प्रूफ भी किए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला बताओ, हर जगह पे ईएमएफ कितना है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका बताओ ईएमएफ कितना है, E0 इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसका भी ई बताओ कितना है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। राइट बच्चों, देयरफॉर इसका ईएमएफ बताओ कितना है, करंट कितना है, आई इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका भी करंट बताओ कितना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, और इसका करंट कितना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा कान खोल के सुनना। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों यहाँ पे, ये इन फॉर्मूलों को लिखने का एक तरीका है खाली। ये फॉर्मूले इसके अलावा सिचुएशन में भी हो सकते हैं। अलावा सिचुएशन मतलब क्या, यहाँ पे मैंने जो बैटरी कनेक्ट की थी, तीनों को अलग अलग कनेक्ट की, तो एवरी टाइम द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वाज सेम, और ईएमएफ सेम उस सिचुएशन में होता है जब या तो तुमने सेपरेटली कनेक्ट करके रखे या तो तीनों को पैरेलल में रखा है। आप लोगों ने 11th साइंस में या 10th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बताएं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। याद है किसी को, कैसे होता है बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, राइट, एंड सपोज दे आर कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। अब वैसे तो डीसी हो एसी हो फर्क नहीं पड़ता, ओ दीदी बोलो मत, लेकिन मान लो डीसी सोर्स को ही कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो आप जानते हो जो करंट आपको यहां से आ रहा है वही करंट यहां पे जा रहा है, वही करंट यहां पे जा रहा है, करेक्ट। सो व्हेन रेजिस्टेंस और इन दैट सेंस एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट connected in series, same amount of current pass through each device. What if they are connected in parallel like this? इस केस में क्या होता है, क्या सेम करंट उससे पास होता है? एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, ऊपर से करंट I2, इधर से I3, इधर से I3 I2, राइट। लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो गिना जाता है दो एंड के बीच में, तो वो सेम होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है सेम फॉर ऑल 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट होता है सेम। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा पोटेंशियल यानी कि अपने एसी के केस में ई सेम हो, वो वेरी हो सकता है। तो तुम्हें वो भी फॉर्मूले लिखते आने चाहिए जहाँ पे मैंने आपको कहा कि बेटा करंट सेम है। तो ये जो है और वाले फॉर्मूले, मैंने बोला यार इधर जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आप तो करंट का फॉर्मूला बदल डाला। ये फॉर्मूला अकेला काम ही नहीं करता, टेक्निकली ये पेयर में काम करता है। इसलिए देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला 1 और 2 सेपरेट नहीं लिखे, मैंने ये बोला कि जब ईएमएफ ये होगा तब करंट ये होगा, जब ईएमएफ ये होगा तब करंट ये होगा, जब ईएमएफ ये होगा तब करंट ये होगा। तो अगर करंट बदल गया तो ईएमएफ बदलेगा। तो ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं, लक्ष्य इकडे द्या, ये फॉर्मूले याद कैसे रखने के, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओए प्यारे बच्चों ध्यान दे रहे हो, अगर मैं तुमको अभी ये बोलूं कि जो बोर्ड है ये मेरे से 2 फुट पीछे है, तो मैंने जो सेंटेंस बोला है ट्रू है कि फॉल्स है? अरे मैंने बोला ये बोर्ड मेरे से 2 फीट पीछे, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑलमोस्ट 2 फीट पीछे, 3 फुट मान लो, वॉट एवर मे बी, ठीक है ना मान लो 3 फुट पीछे, ठीक है। अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन ऐसा बोलूं
या यही इंफॉर्मेशन ऐसा दो कि मैं इस बोर्ड से 3 फुट आगे हूं, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, पहला वाला दूसरा वाला, या दोनों लक्ष देत नाही तुमच्यापैकी अजून पण काही लोग, बराबर है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने ये कहना कि ये बोर्ड मेरे से 3 फुट पीछे है, या मैंने ये कहना कि मैं बोर्ड से 3 फुट आगे हूं, दोनों एक ही चीज है। यहां पे गौर से देखो, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं, जितना करंट का एंगल है उतना ही ईएमएफ का एंगल है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ईएमएफ इज आल्सो इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पे गौर से देखो, तुम्हारा करंट लैग कर रहा है, करंट -π/2 पीछे है, इसका एंगल ओमेगा टी है। कैन यू सी दिस? इसका एंगल कितना है बच्चों, बोलो बोलो, इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो इसका ओमेगा टी -π/2 है। कैन यू सी दिस? तो मैंने ये बोलना कि करंट π/2 से पीछे है, या मैंने ये बोलना कि ईएमएफ π/2 से आगे है, क्या फर्क है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों फार्मूलों को गौर से देखो। ईएमएफ के फार्मूले में एंगल क्या है, फेज क्या है, ओमेगा टी, और करंट के फार्मूले में फेज क्या है, ओमेगा टी -π/2। तो मैंने ये कहना कि करंट π/2 से लैग कर रहा है, पीछे है, या मैंने ये कहना कि ईएमएफ π/2 से आगे है, दोनों एक ही चीज है। तो मैं इसका ईएमएफ का फॉर्मूला ऐसा लिखूं, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो क्या फर्क पड़ता है? तुमको देखते हुए दोनों बहुत अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों मैथमेटिकली सेम है। और इसलिए हो सकता है कि किसी बुक में तुम्हें ऊपर की जगह नीचे वाले फॉर्मूले लिख के दिए हुए हो, समझा? एंड यू कैन इवन प्रूव दिस मैथमेटिकली, दिस इज नॉट अ बिग डील। यहां पे आओ, यहां पे आपको दिख रहा है आपका जो करंट है, वो करंट का क्या सिचुएशन है, गौर से देखो। ये सिचुएशन, करंट π/2 एंगल से आगे है, बरोबर ना? अभी हाँ या ना? अगर मैं ये बोलूं कि ईएमएफ π/2 से पीछे है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक ही है, तो कहना इससे देयरफॉर E इज इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। इज इट ओके विथ यू? समझा है सबको? तुम ऊपर के फॉर्मूले लिखो या नीचे के लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। अबे हाँ या ना? हमने सिर्फ ऊपर के प्रूफ किए हैं, नीचे के प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूले बुक टू बुक वेरी दिखेंगे, कुछ में ऊपर के दिखेंगे, कुछ में नीचे के दिखेंगे। अब तुम्हारे माइंड में ये भी सवाल आएगा कि सर इतने सारे फॉर्मूलों को याद कैसे रखे? आई नो दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, बट आपको याद रखने पड़ेंगे। देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो चॉइस, समझा? ये सब फॉर्मूले मैं खुद याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज करता हूं। आई जस्ट रिमेंबर अ वर्ड IC। तुमको बताता हूं, तुमको अच्छा लगा तो तुम यही ट्रिक यूज कर सकते हो। मैं एक सिंपल वर्ड इस्तेमाल करता हूं, IC। मैं एक वर्ड IC से ये तुम्हारे सामने जितने फॉर्मूले लिखे हैं सारे याद रख सकता हूं। कैसे? मेरे लिए वर्ड IC का मतलब है, I स्टैंड फॉर करंट, I इज व्हाट, करंट। C स्टैंड फॉर कैपेसिटर। ओके, मैं बोलता हूं करंट लीड्स इन कैपेसिटर, बस इतना सेंटेंस में याद रख लेता हूं, करंट लीड्स इन कैपेसिटर। अगर आपके पास ये फॉर्मूले अवेलेबल है तो चलो एक बार देख के आते हैं। कैपेसिटर वाला केस किधर है बे? कैपेसिटर वाला केस ये दिख रहा है। कैपेसिटर, कैपेसिटर की केस में करंट π/2 से लीड करता है, समझा? तो मैंने बस इतना याद रख लिया, IC। क्या याद रख लिया मैंने? IC। और मेरे लिए IC वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? करंट लीड्स इन कैपेसिटर। जैसे ही मैंने ये सुना कि करंट लीड्स इन कैपेसिटर, तो मतलब क्या है कि अगर EMF का एंगल ओमेगा टी लिखा है तो करंट तो लीड कर रहा है, तो करंट का एंगल में ओमेगा टी प्लस π/2 लिखूंगा। मतलब मेरे को ये फॉर्मूले याद हो गया
कौन सा बच्चों? अगर मैंने क्या बोला आपको, किधर गया अभी कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है। अगर मैंने अभी देखो, इस्तेमाल करना सीखो, मैंने क्या बोला आपको, वेट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज अनदर कलर। मैंने इतना सेंटेंस लर्न किया है आईसी। आईसी का मतलब क्या है, करंट लीड्स इन अ कैपेसिटर। तो अगर ईएमएफ का एंगल मैंने ओमेगा टी लिखा, मुझे पता है करंट लीड करता है, तो इसका एंगल मैंने लिखा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। एनी डाउट? या फिर मैंने करंट का एंगल ओमेगा टी लिखा, करंट लीड कर रहा है तो कैपेसिटर तो पीछे रह गया, तो उसके लिए एंगल लिखा माइनस पाई बाय 2। ये समझा? कोई डाउट है इसमें? अब नेचुरली कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में उसके उल्टा हो रहा है। ये नॉलेज तो होना चाहिए। तो कैपेसिटर में अगर करंट लीड कर रहा है तो इंडक्टर में क्या कर रहा होगा, लैग बिहाइंड, पीछे रह रहा है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे अगर मैं ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी लिखूंगा तो मेरे को पता है ये करंट कैपेसिटर में लीड करता है, यहाँ पे लीड नहीं करता, यहाँ पे पीछे रहता है, तो यहाँ पे मैं माइनस पाई बाय 2 कर दूंगा। समझा? अबे समझा कि नहीं? तो ईएमएफ से पीछे रह गया। या करंट का एंगल में ओमेगा टी लिखूंगा, मुझे पता है करंट यहाँ पे क्या है, पीछे है, बराबर है ना, यानी कि ईएमएफ आगे हैं, तो मैंने ईएमएफ के लिए प्लस पाई बाय 2 किया। समझा? और रही बात रेजिस्टेंस की, वहां पे दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आपको एक सेंटेंस बताऊंगा कि कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, कैपेसिटर करंट लीड्स इन कैपेसिटर। जस्ट रिमेंबर दिस वन सिंगल स्टेटमेंट एंड यू विल नॉट फॉरगेट एनी ऑफ दिस फॉर्मूलाज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारे फॉर्मूले सेम है, सेम चीजों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कलम वाला का मैंने तो एक स्टेटमेंट याद रखने का है। बोलो कौन सा स्टेटमेंट? करंट लीड्स इन कैपेसिटर। याद रख लोगे क्या? ये एक सेंटेंस है, तुम ये सारे फॉर्मूले बना सकते हो। सो इफ करंट लीड्स इन कैपेसिटर, नेचुरली इट लैग बिहाइंड इन इंडक्टर, बराबर कि नहीं, कैपेसिटर कॉइल, राइट, एंड स्टे अलोंग विथ इन रेजिस्टेंस। याद रखोगे? तो होप कि जो मैंने अभी बताया समझाया वो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर घुसा भी है और याद भी रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा भैया, बात तो बताओ। चलो अब मुझे बताओगे तीनों केस के रेजिस्टेंस। इस केस के रेजिस्टेंस को अपन आर लिखते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस भैया का कॉमन फार्मूला है। क्या फार्मूला है? E डिवाइडेड बाय आई। तो यहां पे होगा E, जो मैक्सिमम वाला वैल्यू है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाला वैल्यू ले सकते हो, या कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी ले सकते हो, उसी इंस्टेंट का वैल्यू। ठीक है बच्चों? यहाँ पे बताओ भाई, ये कौन है तुम्हारा इंडक्टर, इसके लिए क्या आएगा, इसका मैक्सिमम वाला वैल्यू, इसका मैक्सिमम वाला वैल्यू, या फिर इसका किसी भी इंस्टेंट का वैल्यू, इसका किसी भी इंस्टेंट का वैल्यू। लेकिन हमने इसको ढूंढा है। लवकर सांगा नाही तर मी तुम्हाला देऊन टाकतो। क्या है इसका वैल्यू? ओमेगा एल, या आप चाहे तो इसका वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल, ऐसा भी बोल सकते हो। अब मुझे बताओ इसके वैल्यू को क्या लिखा था अपन, एक्स ही। फॉर्मूला तो क्या है, इंस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम या इंस्टेंटेनियस, ये तो बेसिक फॉर्मूला, ओम्स लॉ ही है। V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। लेकिन हमने एक फार्मूला ढूंढा है 1 ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ इंटू सी। याद रख लोगे? दैट्स ऑल। 30 मिनट खर्चा करके, इस तो नहीं खर्चा किया, वैसे मैंने 20 ही खर्चा किया, 20 मिनट खर्चा करके मैंने तुम्हारा पिछला जितना भी इस चैप्टर का पढ़ाया वो कर दिया रिकॉल। अब तुमको ये लगता होगा कि सरदार बार बार रिवाइज कराएगा, जब तक अपना लर्न नहीं होता तब तक रिवाइज कराएगा। सरदार अपनी पूरी रटने वाला काम करवा के लेगा। तुम गलत सोच रहे हो, समझा? ज्यादा नाटक है, सरदार गोली मार देगा, समझा? तो ये किसने करना है? आपको करना है। कर लोगे? अबे हाँ ना कुछ तो बोला करो बच्चों, पक्का? ये फॉर्मूले जिसके लर्न है उसने अब तक इस चैप्टर में जो 6 डेरिवेशन पढ़े हैं और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो दिमाग में रखा है, ऐसा अपन मान सकते हैं। अब अपन चलते हैं अगली डेरिवेशन की ओर। पहला में तो डेरिवेशन समझाता हूँ बड़े इज्जत से, फिर आप उसको
बुक से पढ़ लेना। डेरिवेशन नंबर 7। I have a simple target. Today I want to finish up to oscillator so that tomorrow we can finish the chapter. बहुत ही तगड़े स्पीड से चल रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं, क्या हो गया? क्या बेटा? लास्ट का क्या हुआ? लिखने का रहा ऐसा, अब थोड़ी देर के बाद लिख लेना, ठीक है? ओके, अरे बातें बंद करो। नाउ व्हाट वी डिड, वी आर गोइंग टू स्टडी LCR सर्किट। कौन सा सर्किट बच्चों? इट्स अ फेमस सर्किट। L stand for inductor, which is opposition or a term which represent part of opposition in a inductor. C stand for capacitor and R stand for resistance. वैसे तो anyway इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप लोगों ने इनको कनेक्ट कर दिया, आपने कनेक्ट कर दिया इनको इन सीरीज, इंडक्टर, आफ्टर दैट कैपेसिटर एंड आफ्टर दैट रेजिस्टेंस। Inductance of the inductor is L, capacitance of the capacitor is C, and resistance of a resistor is R. I connect them to a AC source, something like this. AC source ने जो instantaneous EMF दिया वो ही है, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस केस में जो करंट यहाँ से आएगा से आए, वही करंट यहाँ पे जाएगा, वही करंट यहाँ पे जाएगा। तो अभी जो मैंने तुमको फॉर्मूले सिखाए थे उसके सेकंड वाले फॉर्मूले तुम्हें यहाँ पे काम आएंगे। तो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, बड़े अच्छे बच्चों की तरह आंसर दो। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर? पहले मैं करंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप बोलोगे सर करंट क्यों लिख रहे हो? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे करंट तीनों में सेम हो रहा है, तो मैं तीनों का करंट अलग अलग नहीं ले सकता। ये जो अभी अभी तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं, एक बार इन फॉर्मूलों को आके खोल खोल के देख लेना। क्या देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे? यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे EMF जितना है, यहाँ पे भी EMF उतना है, यहाँ पे भी EMF उतना है। मैंने तीनों जगह पे EMF सेम लिखा, करंट अलग अलग लिए। और यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे जितना करंट है यहाँ पे भी उतना ही करंट है, यहाँ पे भी उतना ही करंट है। मैंने तीनों जगह पे करंट सेम लिए और EMF अलग अलग लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये फॉर्मूला है जो आपको लॉजिक के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे बताओ यहाँ पे तीनों में करंट सेम लूँ कि EMF सेम लूँ? क्यों? क्योंकि कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में क्या होता है, पहले से जो करंट निकलेगा वही दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से जो निकलेगा वही तीसरे के पास जाएगा। तो बताओ ना वो करंट है कितना? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब तो मुझे बताओगे EMF अक्रॉस दी इंडक्टर को मैं EL लिखता हूँ, अक्रॉस दी कैपेसिटर को मैं EC लिखता हूँ, एंड अक्रॉस दी रेजिस्टेंस को मैं ER लिखता हूँ। कौन बताएगा रे मेरे को इनका फॉर्मूला? E का मैक्सिमम वैल्यू से E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को डाउट है यहां तक? ओ प्यारे बच्चों, अरे कोई डाउट है यहां तक? अब हमारा वर्ड क्या याद है? IC, करंट लीड्स इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, यानी कि EMF पीछे रहता है। तो कैपेसिटर का EMF क्या होगा? पीछे होगा, -π/2। तो इसका प्लस होना चाहिए, +π/2, और इसका कोई टेंशन नहीं है। बस चीज़ों को रट्टा मार के याद मत करो, ना तो तुम आइंस्टाइन हो। वैसे आइंस्टाइन तो याद करता ही नहीं था, मेरे कि नहीं? अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? क्या तुम्हें लगता है तीनों में जो पीक EMF है ये सेम होगा? तो वी कैन नॉट गारंटी। तो आप इसकी वैल्यू भी अलग अलग लिख सकते हो कि तीनों का जो पीक EMF है वो अलग अलग है, बट लेट मी कीप इट लाइक दिस ओनली। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे की ऐसा ही रखता हूं, चलेगा? व्हाट इज माई इंटेंशन? माई इंटेंशन इज टू फाइंड the resultant resistance। तीनों का मिलके अपोज कितना होगा?
मैंने सुना है करंट जब रेजिस्टेंस से जाता है तो अपोज करता है। अच्छा, किस वैल्यू से अपोज करता है? इतना। मैंने सुना है करंट जब इंडक्टर से जाता है तब भी अपोज करता है। गजब बात है भैया, कितना अपोज करता है? इतना। मैंने सुना है जब कैपेसिटर से जाता है तब भी अपोज करता है। कितना अपोज करता है? तो कौन मुझे बताएगा इन तीनों लोगों का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर? जस्ट टेल मी द फॉर्मूला। एक्चुअली वी नॉट नीड दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, बट देन ऑल्सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? EMF divided by current. EMF across resistance and instantaneous current in resistance. ठीक है बच्चों। उसके बाद कौन मुझे बताएगा XL का फॉर्मूला? EMF across इंडक्टर और करंट उसमें से जाने वाला। कौन मुझे बताएगा XC का फॉर्मूला? EMF across C divided by करंट। करंट सेम क्यों लिया भाई? अलग अलग क्यों नहीं लिया? IC, IX, IL क्या जो है तीनों से सेम करंट जा रहा है। क्यों? कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में करंट अलग होता है क्या? नहीं। ये समझा? किसी को इस कैलकुलेशन में या फॉर्मूले में कोई तकलीफ है? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं दो मेथड। एक है यूजिंग फेजर डायग्राम, एक है यूजिंग मैथमेटिक्स। बुक में एक ही दे के रखा है फेजर डायग्राम वाला, तो वही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोनों की कंपैरिजन करोगे तो फेजर डायग्राम का मेथड बड़ा सस्ता है, और जो मैथमेटिकल मेथड है वो तुम्हारे दिमाग का दही नहीं, उससे भी आगे दो चार चीज़ें और होगी तो वो करके रख देगा। सो लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ओके, चलेगा बच्चों? नाउ लेट मी ड्रॉ द फेजर डायग्राम। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, ज़रा ध्यान दे रहे हमारे प्यारे 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 बच्चों। देखो बच्चों, ये तीन लोग जो है, ये तीन लोगों को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहला मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। गौर से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, कंफ्यूजन मत कर लेना अपना। सुन रहे हो क्या? सबसे पहले मैं करंट का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, और करंट लेता हूँ मैं इस लाइन के अलॉन्ग। गौर से देखना, मैंने लाइन के साथ ओमेगा टी एंगल नहीं बनाया, बल्कि इसी एंगल को ओमेगा टी मान लिया। वैसे देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हम एंगल हॉरिजॉन्टल से गिनते हैं। एक्चुअली इसको 0 मान के ओमेगा टी ऊपर लेना चाहिए, आइडियली देखा जाए तो, बराबर कि नहीं? और इवन वो डायग्राम भी बना के मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो इसी को उन्होंने ओमेगा टी लिया। यही तुम्हारा करंट का लाइन हो गया, और नेचुरली यही तुम्हारा EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। ठीक है बच्चों? सो आई कीप इट लाइक दिस। अब बचे हुए दो EMF कैसे, वो चेक करो। एक इससे +π/2 है, दूसरा इससे -π/2 है। कौन है रे +π/2? कौन है रे, बताओ जल्दी। +π/2 है EL वाला, तो ये जो EL वाला है बच्चों, ये मान लो ऊपर है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ EL। एक इससे माइनस भी है, कौन है रे माइनस वाला? EC माइनस है, तो ये मान लो तुम्हारा EC है। यहां तक किसी को डाउट है? और ये तुम्हारा कौन है बच्चों? ये तुम्हारा ER है। तो ये तीनों मैंने फेजर डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ कर लिए। ER मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिया, तो वर्टिकली अपसाइड EL हो गया, वर्टिकली डाउन साइड EC हो गया। गौर से देखो, दोनों के भी एंगल के बीच में 90 डिग्री का 180 डिग्री का डिफरेंस है एक्चुअली। कोई डाउट है इसमें? डायग्राम समझा? अब न्यूमेरिकली देखा जाए तो वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा रहेगा, लेकिन यूजुअली प्लस वाला बड़ा रहेगा, ऐसा किसी भी इंस्टेंट के लिए हमने कंसिडर किया। एट एनी इंस्टेंट इसकी वैल्यू थोड़ी न्यूमेरिकली बड़ी होगी, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली थोड़ी छोटी होगी। बट याद रखना, ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। एक सर्टन इंस्टेंट की मैंने बात की, उस इंस्टेंट को ऐसा हो रहा है। यूजुअली देखा जाए तो कोई भी वैल्यू बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर मान लो कोई तुम्हें ऊपर खींच रहा है, थोड़ा डायरेक्शन के टर्म में बोलते हैं, और कोई तुम्हें नीचे भी खींच रहा है। ऊपर खींचने वाली चीज़ 10 है, नीचे खींचने वाली थोड़ी कम है, मान लो 6 है, तो तुम्हारा आउटपुट कितना होगा, किस दिशा में होगा? बराबर है रोहित? कितना होगा, कितनी दिशा में होगा? कोई तुम्हें ऊपर खींच रहा है 10 फोर्स से मान लो, कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है 4 6,
तो रिजल्टेंट कितना होगा 4 एंड अपवर्ड डायरेक्शन. हाउ यू गॉट दिस नंबर? द डिफरेंस ऑफ दिस टू. तो क्या मैं इसका रिजल्टेंट ऊपर लिख दूं बच्चों? तो लेट मी राइट द रिजल्टेंट. से दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू एंड व्हाट विल बी दिस रिजल्टेंट वैल्यू, प्लीज टेल मी. ये वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चों? ऊपर वाला वैल्यू जो था EL माइनस नीचे वाला जो वैल्यू है व्हाट इज दैट? ER. डन. यहां तक समझा है आपको? ये मैंने इन दोनों का रिजल्ट निकाला खाली. वो मैं वापस जाए तो डायग्राम में नीचे ड्रॉ कर लेता हूं. ये इन दोनों का रिजल्ट व्हाट इज दैट? EL माइनस ER. सॉरी, क्या लिखते हो बच्चों? ऐसा कुछ भी लिखते हो गलत सलत. अच्छा है तुम लोगों को मैं सिखाता हूं, नहीं तो कितना गलत सलत करोगे तुम लोग. हाँ अच्छा, ये कितना है तुम्हारा ER? हमको 3 लोगों का रिजल्ट निकालना है, तीनों का मिल के EMF कितना है, टोटल EMF. बराबर है. लेकिन फिलहाल तो मैंने दोनों का निकाल लिया. किसका निकाला? EL और EC का. अब इन दोनों का निकालना है. ये फेजर डायग्राम है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. और वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है बच्चों? कंप्लीट द पैरेललोग्राम and find out the diagonal. This is your result. Can I say this value is also EL minus EC? ये जो डायग्राम का ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रहा है, ये जो ट्रायंगल तुम्हें नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल को बोलते इंपिडेंस ट्रायंगल. क्या बोलते हैं बच्चों इस ट्रायंगल को? इंपिडेंस ट्रायंगल. और जो इसका रिजल्ट आ रहा है इसको मैं कुछ तो नाम दे देता हूँ. EMF का रिजल्ट है तो EMF ही लिखता हूँ E0. कौन बताएगा इस डायग्राम में देखे E0 की वैल्यू यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स? कोई भी बता सकता है. यस, E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ER का स्क्वायर प्लस बोलो EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर. चलेगा? किसी को इसमें शक? By the way, our target is to find the total resistance. तीनों का मिलके कितना है? तो इस फॉर्मूले को रेजिस्टेंस के टर्म में कन्वर्ट कर लो यार. कैसे कर सकते हो? थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था फॉर्मूला. R क्या है तुम्हारा? ER डिवाइडेड बाय I. बराबर ना? तो व्हाट विल बी ER? I इंटू R. बरोबर. उसी तरह से व्हाट इज XL? EL डिवाइडेड बाय I. सो व्हाट इज EL? XL इंटू I. ये विसर लेनी ना तुम्हें है. ओके. व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? EMF अक्रॉस द कैपेसिटर इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर और करंट अक्रॉस द कैपेसिटर. सो व्हाट इज EC? XC इंटू I. करने की पुट वैल्यू कर लो. देयरफॉर E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ER का स्क्वायर. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ER? सांगा ना लवकर. I इंटू R उसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EL? XL इंटू I माइनस व्हाट इज XC? XC इंटू I ब्रैकेट स्क्वायर. चलेगा? कैन आई टेक I कॉमन? इधर से आएगा I स्क्वायर, अंदर इधर कौन बचेगा तुम्हारा? R स्क्वायर प्लस इधर I बाहर आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो अंदर बचेगा XL माइनस अबे XC है ना. ये कितनी चुका करना तुम्ही? ब्रैकेट स्क्वायर. ये जो I का स्क्वायर है क्या इसको मैं डिवाइड करने के लिए लेके जाऊँ उस साइड में? I स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, इसको डिवाइड करने को लेके जाओ तो आपको मिलेगा E0 डिवाइडेड बाय I पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. आप चाहे तो स्क्वायर रूट ले लो. तो रिजल्टेंट EMF अक्रॉस टोटल करंट इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? दैट इज टोटल EMF और रिजल्टेंट EMF डिवाइडेड बाय करंट. बोलो EMF अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है. लेकिन ये EMF अगर तुम्हारा नेट EMF है, टोटल तीनों का मिलके EMF है, तो नेचुरली रेजिस्टेंस भी तीनों का मिलके आएगा. इन तीनों ने यानी कि आपके कॉइल ने, आपके कैपेसिटर ने, आपके रेजिस्टेंस ने, तीनों ने मिलके जितना भी टोटल अपोज किया है, तीनों ने मिलके जो भी रेजिस्टेंस दिया उसको मैं Z बोलता हूँ.
वी कॉल इट एज ए इम्पिडेंस। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला? नाइस, वेरी सिंपल। दिस डेरिवेशन इज एक्चुअली एक्सट्रीमली सिंपल, मतलब कुछ है ही नहीं डेरिवेशन में, और मुझे नहीं लगता आपको समझाने की इसमें और कुछ ज़रूरत है। ये समझ में आ गया होगा। इसको बड़ी इज्जत से लिखना, एग्ज़ाम में नेचुरली लिखने के लिए तुमको मार्क्स हैं, तो हो सके तो अपनी पर्सनल एक नोट्स भी बना लेना। ओके, सो दिस इज योर डेरिवेशन। दिख रहा है तुम्हें? ये इस तरह से इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, और इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया z का। ठीक है, वैसे अंदर ये जो लिखे हुए एक्सएल माइनस एक्सी, कैन यू सी दिस? ये उल्टे भी हुए तो फर्क नहीं पड़ेगा, एनीवे ब्रैकेट का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, और ये है तुम्हारा इम्पीडेंस ट्रायंगल जो कि मैंने तुम्हें बना के दिखाया। ये फेजर डायग्राम है, एक्चुअली फेजर डायग्राम इन्होंने पहले लिखनी चाहिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर लिखो, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी लिखो, और ये उनका रिजल्टेंट जेड लिखो। ओके, याद रख लोगे? तो सो फार हम लोग यहाँ तक आए। अगला जो टॉपिक है वो है बहुत ही सिंपल, पावर इन एसी सर्किट। पावर के कुल मिला के 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, 4 डेरिवेशन देखेंगे। पावर जब खाली रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है तो कितना पावर कंज्यूम करता है, खाली इंडक्टर कनेक्ट किया तो कितना पावर कंज्यूम करता है, खाली कैपेसिटर कनेक्ट किया तो कितना पावर कंज्यूम करता है, तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कितना पावर कंज्यूम करता है। ये समझा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द आफ्टरनून। लेकिन चारों डेरिवेशन बड़े ही फटीचर है, तो डेरिवेशन पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो डेरिवेशन पढ़ेंगे चारों, उसके बाद पढ़ेंगे ऑसिलेटर। ओके, चलेगा क्या बेटा? हाँ, हो जाएगा, मेरे को पता था।